सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ताकत, दौलत, इल्म और ओहदे की वजह से खुद को बड़ा और दूसरों को हकीर समझना गुरूर कहलाता है। और गुरूर कहने की एक ऐसी हालत का नाम होता है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से बहुत ही आला, बहुत ही अफजल समझना शुरू हो जाता है। और आप सबको पता है कि अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बुर को नापसंद फरमाता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ताकत, दौलत, इल्म और ओहदा ना रखने के बावजूद गुरूर में मुब्तला होते हैं। ज़रा सोचें वो कैसे लोग होते होंगे। और मगरूर अफराद का सीखने का जो अमल है वो यकीनी तौर पर रुक जाता है। अब ऐसा ही हाल हज़रत शेख सादी की इस हिकायत में बयान किया गया है। ये नसीहत आमोज़ हिकायत गुरूर और दूसरों को हकीर जानने जैसे जहनी मरज़ में मुब्तला अफराद समेत हर खास व आम को दावत फ़िक्र देती है। बयान किया जाता है कि एक नजूमी ने अपने दिल में फ़ैसला किया कि जिस बाकमाल आलिम ने मशहूर हकीम बोली सीना को तालीम दी है वो उसका शागिर्द बने और उससे इल्म हासिल करे। चुनाचे नजूमी तवील फासला तय करके बोली सीना के उस्ताद के पास पहुंच गया। अब ये नजूमी इल्म के लिहाज से बिल्कुल कहले के मामूली दर्जा रखता था, लेकिन उसे गलत फहमी ये थी कि वो बहुत बड़ा आलिम और फाजिल है। अच्छा, उस्ताद को पहली नज़र में ही अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स बहुत मगरूर है, खुद पसंद है और इसी वजह से उस्ताद ने उस नजूमी को यूं नज़रअंदाज कर दिया जैसे उसके वहाँ आने से बाखबर ही ना हो। अच्छा, नजूमी कई दिन वहाँ ठहरा रहा और जब उस्ताद की तवज्जो हासिल करने में कामयाब ना हो सका तो उसने वहाँ से चलने की ठानी। जब वो रुखसत होने लगा तो उस्ताद ने नजूमी से कहा, तू यहाँ से इसलिए कुछ हासिल किए बगैर जा रहा है क्योंकि तेरे दिमाग में गुरूर भरा हुआ था कि तू बहुत कुछ जानता है। उस्ताद ने नजूमी को नसीहत करते हुए कहा कि याद रख, उसी प्याले में कोई चीज़ भरी जा सकती है जो खाली हो। गुरूर इंसान को हर तरह से नाकारा कर देता है। अब इस हिकायत में हज़रत सादी ने इल्म और हक के तालिबों को एक कीमती उसूल बताया, और वो क्या कि इंसान को चाहिए कि वो बड़ी से बड़ी हैसियत हासिल करने के बावजूद अपने आप को तालिब इल्म ही ख्याल करे कि भी मुझे और सीखना है, मैंने सीखना है। ये सीखने का जो अमल है ना, ये कभी नहीं रुक सकता। और जो इंसान खुद को मुकम्मल ख्याल करता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे में तो कमी नहीं है, मैंने सब कुछ सीख लिया, और उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि वो मज़ीद सीखने की सलाहियत से अब आरी हो चुका है। आम अल्फाज में कह लेंगे फारिग हो गया बिल्कुल, और शैतान ने उसे गुमराह कर दिया। अब सोचें, जिसको शैतान गुमराह कर दे फारिग ही होगा ना वो जहन से और हर तरह से। अब लेकिन जो खुद शैतान हो जाए उसको गुमराह करने की क्या ज़रूरत होगी? होगी नहीं, बल्कि वो कह लें कि रेडीमेड तौर पर गुमराह होगा और रेडीमेड भटका हुआ होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, जो खुद को अपने आप में बहुत बड़ा फनकार समझता है, जो खुद को अक्ल कुल समझता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके पास अकल नाम की कोई चीज़ है नहीं। भारत और भारतीयों की ये बदकिस्मती ही कहूँगी मैं कि ये इंसानी जज्बात से आरी और मगरूर शख्स उनका वजीर आज़म बनकर ना सिर्फ भारत को गारत कर रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है वहाँ वहाँ ये शख्स उनका और दुनिया वालों का सुकून और चैन बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पता नहीं किस किस्म की सोच है इस शख्स की कि लोगों को बेसुकून करके इसको खुशी मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। ताकत के नशे में ये जो चूर है नरेंद्र मोदी, ये समझ रहा है कि इसके किए गए जुल्मों का हिसाब इससे शायद लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है। लेकिन इस तरह के जालिम और मगरूरों के पांव के नीचे से कुदरत ने पहले भी जमीन खींची है। देखिए, आप हिस्ट्री में आपको मिसालें मिलेंगी, और अब भी बहुत जल्द आप देख लीजिएगा इसका हिसाब भी चुकता होने वाला है। मोदी खुद को नहीं, भारत को बंदगली की तरफ लेकर जा रहा है, तारीकी की तरफ, अंधेरे की तरफ लेकर जा रहा है। अपने हाथों से अंधेरे में धकेल रहे लोगों को कह रहा है ये बन रहा है शाइनिंग इंडिया, जहां से ऐसा अंधेरा कह ले कि जहां से वापसी भी नामुमकिन होगी। और मोदी अपनी बर्बादी के स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके कहले के साथ पक्की मोहर लगा चुका है। और मोदी की शरअंगेजी आप सबको पता है, खित्ते का अमन दाव पर लगा रही है। अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में शरअंगेजी कौन करा रहा है? बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। अफगान हुकूमत भारत की कठपुतली है, ये कौन नहीं जानता। अब चूंकि अफगान हुकूमत की कमर तालिबान ने तोड़ कर रख दी है, तालिबान ने अफगान हुकूमत की कमर तोड़ कर रख दी है और अफगान हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ चुका है, तो भारत की जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी इसी हिसाब से कह ले कि इंतहा की हदों को छू रही है। इसलिए भारत की पाकिस्तान में तकरीबकारी बढ़ती चली जा रही है। और कभी भारत पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता है,
कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासर करने की कोशिश करता है, यानी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर जगह पे इनके हवासों पे पाकिस्तान सवार है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाए, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। कितना डरते हैं पाकिस्तान से, कितना घबराते हैं पाकिस्तान से कि इनके हवासों पर हर वक्त पाकिस्तान सवार है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होती है। मजलूमियत का ये ढोंग रचाता है, सब जानते हैं। और भारत खित्ते का, जिस तरह कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं, लेकिन इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हमेशा ज़िलीरो ख्वार ही होंगे ये, जिस तरह हमेशा हुए, और ये ख्वाब हमेशा रेजा रेजा ही होगा, क्योंकि मोदी के ख्वाब कह लें कि शीशे के घर के हैं और इसके हाथों में पत्थर हैं। अब सोचें ख्वाब शीशे के घर के और हाथों में पत्थर हों, और जैसे हकीकत का पत्थर उसके शीशे के ख्वाबों में पड़ता है तो ये शीशा यकीनी तौर पर रेजा रेजा होकर मोदी के दिल को जख्मी कर देते हैं। अब इसीलिए मोदी को अफगानिस्तान से कह लें कि किक आउट किए जाने का जो गम है ना, तकलीफ है, अजियत है, खाए चले जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी वजह भी है जो मोदी को जहनी मरीज बना रही। पता ना, कोई जहनी मरीज है, साइको है ये। और वो वजह क्या है? मकबूजा कश्मीर का मामला। पाकिस्तान में आपको पता है कई हुकूमतें बनी और गई, लेकिन इस सारे अरसे में कश्मीर का मुकदमा उस तरह से नहीं लड़ा गया जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के पहले दिन से 2 टोक अंदाज में लड़ा। और मोदी ने जब देखा कि वज़ीर आज़म उसके नापाक अज़ाइम को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, बुरे तरीके से इनकी औकात, इनकी असलियत, इनकी हैसियत दिखा रहे हैं कि इनकी ये औकात है, तो फिर इसने क्या किया? बुखलाहट में आके मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसे ख़त्म कर दिया। क्यों भारत ने ऐसा किया? क्योंकि पहली मर्तबा पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया को क्लियर कट ये पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया कि भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक पर सांप बनकर बैठा हुआ है। वज़ीर आज़म की कश्मीर को लेकर जो मुसलसल आप कह लें स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, उसकी वजह से दुनिया के सामने भारत का जो किरदार है, इनकी जो औकात है, इनकी जो असलियत है, वो मशकूक होने लगा और एक्सपोज होने लगा। तो इसने फिर क्या किया? 5th जनरेशन वॉर का सहारा लिया और उसके जरिए दुनिया को बताना चाहा कि पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता कोई दहशतगर्द रियासत है। इसीलिए इसने दुनिया के सामने पाकिस्तान की साख को मुतासिर करना चाहा, और वो अब भी इसी को है। ये भारत का 5th जनरेशन का ये जो नया वार है, एक बार फिर से बेनकाब हो गया। फवाद चौधरी साहब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। अपने फवाद चौधरी साहब को, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने अपनी वजारत की जानिब से जो किए गए पाकिस्तान के सोशल मीडिया के 2 साल मवाद का कह लें कि तज्जिया पेश करते हुए कहा कि रियासत के खिलाफ बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स को भारत ने लीड किया। वज़ीर इत्तलात ने इंकशाफ किया है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर से भारत की मदद करने में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन आगे रहे, पेश रहे। और इसके बाद इस मुहिम में अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ना, उसके लोग भी शामिल हुए हैं। अब जरा नाज़रीन सुनिएगा, वज़ीर इत्तलात के बकौल PTM ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो मरकजी ट्रेंड्स लीड किए वो 2 बरस में 150 ट्रेंड्स हैं। इनमें 37 लाख ट्वीट्स की गई। ये तकरीबन 1000 घंटे बनते हैं जो PTM के 150 ट्रेंड्स के लिए इस्तेमाल हुए। ज़रा सोचिए। फवाद चौधरी साहब ने यह भी बड़ा क्लियरली बताया कि PTM ने बलूचिस्तान की अलहदगी की भी फाल अंदाज में हिमायत की, और 14 अगस्त 2020 को एक ट्रेंड पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे चलाया गया, और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। अब ये ट्रेंड PTM ने शुरू किया और इसकी हिमायत हिंदुस्तान से की। कितना दुख होता है ना कि जहां का खाते हैं, जहां पे रहते हैं और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलकर। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। अच्छा, ट्रेंड्स पर बात करते हुए फवाद चौधरी साहब का मजीद क्या कहना था, जरा वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि जी जो आर्मी बिहाइंड टारगेट किलिंग, पाकिस्तान आर्मी किल्स पश्तून्स और पश्तून जिनोसाइड्स, ये सारे ट्रेंड्स PTM ने चलाए और उनको सपोर्ट किसने किया? हमारे रिवायती हरीफ इंडिया ने। इंडिया सपोर्ट करता रहा। और तो और जो सबसे अहम इंकशाफ ये फवाद साहब ने किया वो क्या था कि एक हैशटैग चलाया गया था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इसराइल का दौरा किया। अब इसके ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया, जुल्फ़ी इमरान बाजवा। क्या ट्रेंड? जुल्फ़ी इमरान बाजवा इसराइली कौन ट्रेंड बनाया गया। और इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात कि इसको इसराइल के ग्रुप हेड्स ने बनाया, और जब इसराइल ने ये ग्रुप बनाया तो इसके बाद उस पर ट्रेंडिंग हुई।
और इसमें 10,000 के करीब ट्वीट्स हुई। 10,000, जरा सोचिए। इसमें बदकिस्मती से कह लें कि इस ट्रेंड में ना जानते या फिर जानते हुए जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की मीडिया टीम ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया। कितने अफसोस का मुकाम है, कितने अफसोस का मुकाम है कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा, बाहर के लोग तो साजिशें करेंगे। ये जो अंदर के लोग हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान इनकी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान का खाते हैं, ये दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन लोगों के लिए, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और फिर इनके लिए जब उस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है तो उनको आग लग जाती है कि हमारे लिए गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और क्या बोले आप लोगों को। अब ये बुनियादी तौर पर इसराइली ट्रेंड था, और अगर इसराइली ट्रेंड या फिर भारत के अंदर से जो ट्रेंड्स हों उस पर अगर पाकिस्तान के अंदर से लोग इनके हाथों में खेल रहे हों तो यकीन जानिए किसी भी मुल्क से मोहब्बत करने वाले शख्स की अजियत या तकलीफ का वही आलम होगा जिस टाइम पे आप मेरे चेहरे, मेरे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने भारत के मुंह में बाकायदा जबान दी है, जबान। जैसा कि पीडीएम के जलसों में याद करें, जो इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई थी, लग रहा था ये पाकिस्तानी है। दिल पे हाथ रख के बताइए, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, यकीन जानिए मुझे तो कभी कभी लगता था कि भारतीय है जो जलसे से खिताब कर रहे, तकरीब जिसे खिताब कर रहे, अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके आप भारत के अल्फाज बोल रहे हैं और भारत के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, और फिर इतना खुश हो के भारतीय मीडिया कितना उछाल कर इनको हाईलाइट करता रहा। पीडीएम के जलसों को सबसे ज्यादा हाइप किसने दी? भारत ने। सोचिए जरा। और अगर आपके दुश्मन आपकी तारीफ करे या दुश्मन खुश हो या आपके अल्फाज दुश्मन के मुंह में डाले जाएं तो डूब मरने का मुकाम होता है, ये इज्जत का मुकाम नहीं होता। और भारतीय मीडिया ने खुलकर खेला इस पर, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भारत की कठपुतलियां काम कर रही हैं, और कठपुतलियां जो भारत के हाथों में खेल रही हैं, दुश्मन के हाथों में खेल रही हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर रही हैं। क्या औकात होगी उनकी, इनको खुद भी पता होगा और भारत को भी पता होगा कि इनकी क्या औकात है। जो अपने मुल्क के सगे नहीं है वो हमारे क्या होंगे? टिश्यू पेपर होते हैं ऐसे लोग। और इनमें से एक कठपुतली पीटीएम है जो पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाती रही। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इनको फंड्स कहां से आते रहे, वहीं से आते रहे जहां से एक शख्स आपको याद होगा, बानी एमक्यूएम लंदन, उसको आते थे। यानी भारत, पीटीएम ने फौज मुखालिफ नारे लगाए। पीटीएम कह ले कि वो गिरोह है जिसने पाक फौज की चौकियों पर हमले किए। अब जरा सोचिए, अब नाज़रीन कौन होगा जो अपनी फौज पर हमले करे? और एक और बात, ये जो पीटीएम है ना, ये जो मुतालिबा करती रही कि जी वज़ीरिस्तान में पाक फौज नहीं है, इसको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है पीटीएम में मुतालिबा इसलिए करती रही ना क्योंकि पाक फौज के होते हुए इसके जो बड़े बड़ी साजिशें हैं, बुरे इरादे हैं, वो तो कभी पूरे हो नहीं सकते। मोहिद यूसुफ साहब 5th जनरेशन वॉर के जो भारतीय हथकंडे हैं उस पर इजहार ख्याल कर रहे हैं, ज़रा उनको भी सुनिएगा। जी सुना आपने। अब ये जो मोहिद यूसुफ साहब है क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जी भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो 5th जनरेशन वॉर है ना, इसकी साजिश के बदले हम उनकी तरह जाली सबूत पेश नहीं करेंगे, बल्कि हम हकीकी सबूतों के साथ भारत को पूरी दुनिया में बेनकाब करेंगे, इनकी औकात, इनकी असलियत बताएंगे पूरी दुनिया को। अब मोहिद यूसुफ साहब ने खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान में भारत के जो मफादात हैं उस पर तवज्जो दिलाई और क्या कहा कि हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में हालात क्या हैं, तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जंग जारी है, हमारी सोशल मीडिया टीमों ने अच्छा काम किया और इसमें हमारे थिंक टैंक भी शामिल हैं। अब जिन्होंने अब ये बात वसूख से वाज़ेह भी की, उन्होंने कहा कि शवाहिद के जरिए साबित कर दिया कि पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब भारत ने नाज़रीन 5th जनरेशन वॉर के जरिए 5 बड़े थीम्स को मद्देनजर रख के पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं ना उनके खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में सोची समझी साजिश की है। भारत का अव्वलिन मकसद क्या है? हुकूमत पाकिस्तान और खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी का इमेज खराब करना। कोई डरते हैं ये हमारी आर्मी से, डरते हैं, ये खौफजदा है हमारी पाक फौज से, उनकी बहादुरी से, उनकी जुर्रत से। अब इसकी वजह एक ये भी है कि भारतीय हुकूमत ये बात और अच्छे तरीके से जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री क़यादत है वो एक जिस्म एक जान की तरह है, और इससे पहले सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं सब जानते हैं कि इतने बेहतरीन नहीं रहे। और भारत को यही बात तो खटक रही है, हजम नहीं हो रही कि अब पहली वाली बात तो रही नहीं, पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर है, और ये बात भारत कैसे बर्दाश्त करेगा? और भारत इस सफ़े को हर सूरत फाड़ना चाहता है। अगर मैं एक जुमले में बताऊं कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हैं, पाक फौज और जो ये हुकूमत है पाकिस्तान है, ये अगर एक पेज पर हैं तो उस सफ़े को भारत फाड़ना चाहता है। अब पीटीएम के जलसों में हमारे रहबरों ने, सो कॉल्ड रहबर, वो कहते हैं हम रहबर, पता नहीं किस तरह के रहबर हैं। जो ये सो कॉल्ड रहबर है ना, इन्होंने जलसों में दुश्मन की बोली बोली और भारतीय मीडिया ने उसी को पकड़कर इनके अल्फाज
जो उन्होंने दुश्मन के मुंह में डाले या पता नहीं दुश्मन के मुंह से निकले अल्फाज इन्होंने बोले, उन अल्फाज को पकड़कर सिविल हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। और भारत ने दूसरा थीम ये अपनाया कि किसी तरीके से कौम परस्ती के लिए जो राय अमन है वो बनाई जाए, यानी लिसानी बुनियादों पर फितना बर्पा किया जाए। और पीडीएम जलसों में ऐसा देखने को मिला, अफसोस के साथ कहूंगी ऐसा सुनने को मिला। किसी ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने का मुतालबा किया, किसी ने लाहौरियों को अंग्रेजों का शरीक करार दे दिया। और भारत का तीसरा मकसद या थीम समझ लें, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक को बराह रास्त टारगेट करना या निशाना बनाना था। अब सोशल मीडिया पर भी सी पैक के खिलाफ आपको पता है ट्रेंड चलाए गए और बराह रास्त भी सी पैक पर भारत ने हमले करवाए। सी पैक को आपको पता है कि खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता। और भारत ने कह लें कि अपनी गेम सेट करने के लिए, अपनी गेम बनाने के लिए सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सिरीना हमले में इस्तेमाल किया। अब इरादा क्या था? एक तीर दो शिकार करने का। एक चीनी वफ्द को निशाना बनाया और दूसरा सी पैक मंसूबे को सबूताज करना, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुश्मन की ये चाल भी नाकाम हुई और इनको मुंह की खाना पड़ी हमेशा की तरह, और आगे भी खाते रहेंगे मुंह की। और भारत को सी पैक से इस कदर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इसकी वजह से आप सब जानते हैं कि खित्ते में पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, वो ज़्यादा हो जाएगी और हो चुकी ऑलरेडी। अब आप देखेंगे सी पैक में रूस भी शामिल होना चाहता है, ईरान सी पैक में शामिल होने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, दिलचस्पी रखता है। और इसके अलावा रूस के रास्ते पूरी जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं ना, वो सी पैक से जुड़ना चाहती हैं। अब यही वजह है कि भारत के जो कमज़ोर मैदा है ना, उसमें बात हजम नहीं हो सकी। और कैसे हो सकती है? और इसने फिर कोयटा को निशाने पर रखना चाहा। और भारत का जो चौथा मकसद है ना, वो क्या है? पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में रखने की कोशिश करना। और इस बात का एतराफ़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा अपने मुंह से कर चुके हैं। और इसके अलावा भारत का जो पांचवा थीम है, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा, कि किसी तरह भारत अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों का मलबा भी पाकिस्तान दे। इल्ज़ाम लगाने में तो माहिर है, बहुतान लगाने में तो माहिर हैं ये लोग, सबूत इनके पास होते नहीं, बातें जितनी मर्जी करवा लें। अब इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की जो बेटी के अगवा का ड्रामा था, सब भारत का खेल था, जिसको भारत ने खूब उछाला, लेकिन बुरे तरीके से वहाँ भी पिट गए, नाकाम हो गए, मुँह की खाई इन्होंने। अच्छा, मोहित यूसुफ साहब ने पहले भी भारत की जो 5th जनरेशन वॉर है ना, उसके वॉर को बेनकाब किया था। ये उनका ज़रा क्लिप देखिएगा। देखा आपने कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर जगह पर भारत के हवास पर सिर्फ पाकिस्तान सवार है। कितना डरते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कामयाबियों से। और पाकिस्तान का जो इमेज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हो रहा है। और कश्मीर के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अब जो स्टैंड लिया, एक स्टैंस लिया हुआ है कि इससे पहले हमने देखा कि किसी वज़ीर आज़म ने इतना खुलकर बात नहीं की, बल्कि अफसोस के साथ कहूँगी कि ज़्यादा बात की ही नहीं। अब इमरान खान साहब ने जो कश्मीर का जो मुकदमा जिस अंदाज में वो लड़ रहे हैं, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये बात इनको हजम नहीं हो रही है। फिर आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये जो 5th जनरेशन वॉर है, ये हाइब्रिड वॉर का पाकिस्तान को निशाना बनाना, ताकि पाकिस्तान का इमेज किसी तरह दुनिया में ख़राब किया जा सके। लेकिन हर दफ़ा इनको मुँह की खाना पड़ी और आइंदा भी ये मुँह की ही खाते रहेंगे, क्योंकि इनकी साजिशों का सिलसिला नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। मुल्की सियासी पारा जो है एक बार फिर आप देख रहे हैं कि हाई हो गया है। कल पीडीएम का 3 माह बाद 4.5 घंटे का तवील इजलास मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा मुस्लिम लीग नून का वफ्द शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में शरीक हुआ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। अच्छा, इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आइंदा जो मराहिल हैं और खारिजा महाज पर मुल्क को जो लाहक खतरात हैं, उन पर काफ़ी डिटेल में बातचीत की गई, बड़ी तफसीली बातचीत की गई। और फिर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। और गुफ्तगू करते हुए पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा कि जी जाली हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुल्क पर इलेक्शन चोर सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA सियासी इदारे बन चुके हैं और अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये इदारे। अब नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से मुतहरिक हो रहा है। 29 अगस्त वो तारीख जब पीडीएम की जानिब से कराची में पावर शो का ऐलान भी कर दिया गया है। अच्छा, मरकज और पंजाब में ये जो इन हाउस तब्दीली है उस पर भी पीपी की नून लीग को आला ओहदों की पेशकश और बिलावल का दोबारा पीडीएम को बुज़दार और इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने का मशवरा। क्या ये मशवरे और बयानात
पीपीपी और नून लीग के दरमियान हम कह सकते हैं कि बर्फ पिघलने की निशानदेही हो सकते हैं। क्या इस बार हम कह सकते हैं कि पीपीपी और नून लीग अपनी अपनी जो मुखालफतें हैं वो साइड पर रखकर हुकूमत को मिलकर टफ टाइम देंगी? और क्या पीपीपी इस बार पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी? ये अहम सवाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं कामरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, लास्ट टाइम भी पीडीएम बहुत ही जोरों शोर से आई थी, लग रहा था कि पता नहीं अभी कुछ हुआ, दावे बहुत ज्यादा थे, लेकिन क्या था वो सबके सामने है। अब इस बार ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं कामरान साहब के जिससे हुकूमत, आप लोग कह रहे हैं, घर चली जाएगी? इसको कह सकते हैं कि उस बहुत से नताइज हासिल कर लिए गए और कुछ नताइज जो जिसमें हुकूमत का गिराना है वो नताइज हासिल नहीं हो सके। उसकी अपनी वजूहात हो सकती हैं। आप नाकामी कह सकते हैं, हम इसको स्टिल कह सकते हैं कि कामयाबी है कि हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा की है जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है। मगर वो जो अल्टीमेट गोल है वो यकीनन हासिल नहीं हुआ। अच्छा, उसमें हासिल नहीं हुआ, वो कोई कहेगा कि हमारी वजह से हासिल नहीं हुआ, हम कहेंगे कि किसी और की वजह से आपको क्या लगता है क्या वजह है? मगर दो पार्टियों के छोड़ के जाने की वजह थी और नून लीग भी इनएक्टिव हुई थी, तो ये सारी वजूहत थी उसमें सारी। ठीक है, आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है कामरान साहब, क्या वजह थी? जी ठीक है। और देखिए, जब कोई भी इत्तेहाद होता है, जब भी कोई लोग इकट्ठे मिल के चलते हैं और उसमें एक दो लोग अगर दिल से नहीं चल रहे या उस प्रोग्राम से इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो यकीनन उसमें जो है ना वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आया रहता है। तो वो उसमें उनको, आप इसको कह सकते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उसमें एक दो पार्टियां जो है ना वो उस प्रोग्राम से इत्तेफाक नहीं कर रही थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मौलाना साहब जो है ना 2 दफ़ा इस दौरान में बीमार पड़े। तो बहरहाल हम कह रहे हैं कि हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, उनकी किस्मत अच्छी थी। ये सारा कुछ चलता होता है, ये अल्लाह पाक के भी तो फैसले होते हैं। ठीक है जी, आप इसको किस्मत के हवाले करते हैं कि जी किस्मत किसी की ठीक नहीं थी और किसी की काम कर गई। अमीर अब्बास, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कामरान मुर्तजा साहब को भी आपने सुना, अभी जो पीडीएम है क्या करने जा रही है? पहले उन्होंने जी किस्मत जी मुमकिन है जी, कंप्लीट कीजिएगा, फिर अमीर अब्बास की तरफ जाती हूँ। मैं ये कह रहा था कि इसमें मतलब मुमकिन है आप किसी हवाले से ये भी कह सकती है कि शायद हमारी कहीं पे जो ना हिकमत अमली में कोई खामी थी, खराबी थी। बहरहाल अल्टीमेट जो ना वो गोल अब तक हासिल नहीं हम कर सके, मगर हमने अपनी, चलिए फेयर इनफ, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी आला का मुजाहरा किया कि आप ये बात मानते हैं कि हिकमत अमली स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी। ठीक है अमीर अब्बास, आप कैसे देख रहे हैं? कामरान साहब ने खुद ही कह दिया कि या तो किस्मत थी या फिर स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली में कोई कमी थी। तो आपको लगता है अब ये कमी जो है ये दूर कर आ रही है पीडीएम, अब दोबारा उसी तरह जोरों शोर से भरपूर अंदाज में उन्हीं दावों के साथ, दबंग दावे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी? क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है किस्मत का मसला नहीं था, मसला इनकी स्ट्रेटेजी का था और मसला इनके तर्ज सियासत का था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो ऐसी जमातें हैं जो 2018 के इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। बिलावल नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार कहते हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब दोनों मिलकर आसिफ अली जरदारी साहब को चोर डाकू कहते हैं और आसिफ अली जरदारी लाहौर मॉल रोड पर खड़े होकर नवाज शरीफ साहब को नासूर कहते हैं। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब 2018 के इलेक्शन में भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत करते हैं, कैंपेन करते हैं, चूंकि इंटीरियर सिंध में भी उनका वोट बैंक है, खासतौर पर लाड़काना वगैरह के इलाके में, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने जो मालाकंड में जलसा किया था, वो उस जलसे के अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और वो बिल्कुल मैं कोट एंड कोट आपको बता सकता हूं, जिसमें मौलाना साहब ने, ये आज से 3 साल पुरानी बात है, मौलाना साहब ने 1971 के साने का जिम्मेदार जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को करार दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी को गद्दार कहा एक तरह से, जो सान्या हुआ था वो वाला। उन्होंने पीपल्स पार्टी को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी के ताने दिए। जब ये सब कुछ 2018 के इलेक्शन के बाद ये लोग भुलाकर और इकट्ठे हो गए एक प्लेटफॉर्म पर, ये चीज अवाम के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकी। आप देखें कि 9 या 10 जमातों का इत्तेहाद, जिनमें से पाकिस्तान की 4 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, 2 कौमी बड़ी जमातें, 2
सेकंड टियर की बड़ी जमातें जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी। अब अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की भी एक सियासी ताकत है और बलूचिस्तान में भी उसका वोट बैंक है। फिर आफ्ताब शेरपाओ अगेन उनका खैबर पख्तूनख्वा में, ऑल्दो उनकी जो पार्टी है वो कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन इसी तरह से महमूद अचकजई साहब इनके साथ खड़े हुए हैं, हासिल बजिंजो साहब मरूम उनकी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई। 9 या 10 सियासी जमातें जिनमें मजहबी जमातें भी है, लिबरल जमातें भी, राइट लेफ्ट विंग की सारी जमातें साथ हैं। ये कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर मास मूवमेंट शुरू नहीं कर सके। इन्होंने जलसे किए, बिलाशुबा कुछ जलसे अच्छे हुए, कुछ जलसे, 1-2 जलसे बहुत अच्छे भी हुए, लेकिन ये कोई इतना बड़ा स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान के खिलाफ एक प्रेशर की सूरत में बिल्ड नहीं कर सके। उसकी वजह यह थी कि अब मरियम साहबा का वो जलसा, मैं खुद उस वक्त स्टेज में मौजूद था मरियम साहबा के साथ, जो 13 दिसंबर लाहौर का जलसा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम आर या पार कर देंगे, लेकिन वो जलसा बड़ा मायूस कुन था। यानी आप देखें, लाहौर में मुस्लिम लीग नून जलसा करे, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करे, इमरान खान के खिलाफ जलसा करे, सारी जमातें साथ खड़ी हों और जलसा जो है वो बमुश्किल 40-50 हजार लोगों पर मुश्तमिल हो। इसी तरह से जो मौलाना साहब ने पहले लॉन्ग मार्च किया, वो बड़ा अच्छा लॉन्ग मार्च था मौलाना साहब की हद तक, लेकिन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने वहां पे जलसे पे स्टेज पर आते थे, अपनी तकरीरें करते थे, दांत समेटते थे, निकल जाते थे। लाहौर में मौलाना साहब पहुंचे, मौलाना साहब को वेलकम नहीं कर सकी सही तरह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो इनके अंदर जो आपस में इत्तेहाद नहीं बन सका, लोगों के अंदर यह तासुर बन गया कि ये पार्टियां दरअसल इमरान खान खिलाफ एक कुव्वत के तौर पर उभरी हैं। ये शायद हमारी हमदर्द या दर्दमंद कुव्वत के तौर पर ये उभर कर सामने नहीं आई। एक ये बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा, फिर ये पिछले 6 महीनों में जो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के अंदर दरार डाली, जिसको बैक स्टैबिंग कह रही है पीडीएम, और जिस तरह बिलावल साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी जो कि उनके वालिद की उम्र के हैं, उनके खत को फाड़ कर और तार तार करके फेंक दिया डस्टबिन के अंदर, और उसके बाद फिर जो उनकी आपस में बयानबाजी हुई, फिर बिलावल ने जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलने के ताने दिए नून लीग को, और फिर नून लीग ने बिलावल को ताने दे दिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलने के कि हमें इसलिए हमारी पीठ में छुरा घोंपा क्योंकि बिलावल अपना हिस्सा चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लिए। ये बातें तो कल की हैं, ये 2018 से पहले की नहीं है। तो ये जो इनका बदलता हुआ स्टांस है, उसने दरअसल इनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको खत्म कर दिया है। दूसरी बात ये कि इनको सियासत करनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई प्लान बी कौम के सामने नहीं रख सके। ये कोई मुतबादिल अल्टरनेट सोल्यूशन पाकिस्तानी मसला, ये सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इमरान खान नालायक है, हम लायक हैं, इमरान खान ना अहल है, हम अहल हैं, वो सिलेक्टेड है, हम इलेक्टेड है, निकम्मी हुकूमत है, बिल्कुल ये कह रहे हैं। कोई प्लान बी ना, भाई मान लिया कि इमरान खान सिलेक्टेड है, नालायक है, ना अहल है, अगर आप अहल हो तो अपनी अहलियत का कोई प्लान तो मेरे सामने रखो। उसकी जिंदा मिसाल जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सियासत है। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इन्होंने कहा कि उठा के फेंक देंगे, फाड़ में जाए तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और तुम, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूसरी बात ये कि अगर इनको लगता है कि और दूसरी बात है मेरे पास कि इनकी अपनी बातों से खुद ही इख्तिलाफ सामने ले आते हैं, मतलब ये खुद ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इलेक्शंस में क्या होता है कि सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिस तरह कभी बातें करते हैं, तो ये फिर इनको तो सपोर्ट करना चाहिए उस चीज को कि वो धांधली का रोला ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये तो खुद इस सिस्टम के, ये जो मौजूदा राइज हमारे यहाँ जो इलेक्शनियरिंग का निजाम है, ये उस निजाम के खिलाफ उठे हैं। ये कहते हैं ये निजाम ऐसा निजाम है कि जिसको आप फ्रैक्चर कर सकते हैं, जिसको आप टेम्पर कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी का इमरान खान मुंतखब करवा सकते हैं। ये इस निजाम के खिलाफ उठे हैं। जब इमरान खान कहते हैं कि चलो आओ इस निजाम को बदल देते हैं, तो ये कहते हैं कि जाओ भाड़ में जाओ, तुमसे बात नहीं करते। तो यहां से लोग कहेंगे ना कि इनकी नीयत में कोई खोट है, कोई फतूर है। अगर ये सिस्टम खराब है और ये धांधली ज़दा है और ये इमरान खान को मुंतखब करता है धांधली से, तो आपको तो इमरान खान से 4 कदम आगे चलना चाहिए था। और ये मीडिया सबसे बड़ा एक वॉश डॉग है। आप इलेक्ट्रॉनिक वोट देखिए ना, आप हुकूमत ने कहा कि भाई ये हमने एक मशीन तैयार की है, इसमें आप ये बटन दबाएंगे तो बैलेट पेपर निकलेगा। ये बताएं ना कौम को कि भाई इस बटन को दबाने से बैलेट पेपर नहीं निकलता बल्कि धांधली होगी। ये नहीं बता पा रहे। ये एक ही रट लगा रखी है कि ये मशीन पता नहीं कहां से आ गई है, इमरान खान की इंटेंट ठीक नहीं है, ये धांधली करना चाहता है, ये 2023 का इलेक्शन। ये है पॉलिटिकल नैरेटिव। साइंस का जवाब आपको साइंस से देना होगा, टेक्नोलॉजी का जवाब आपको टेक्नोलॉजी से देना होगा। ये कोई, आप देखिए कल इनका जो पीडीएम का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान की ये 8-9 बड़ी जमातें बैठी हैं। ये सारी जमातें मिलकर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का टेक्निकल रिबटल नहीं दे सकी। ये कितना बड़ा अलमिया है हमारी सियासत का। आप देखें, सिर्फ एक बयानिया था कि जी ये सिलेक्टेड है, ये धांधली ज़दा है, ये धांधली करना चाहता है।
चले कामरान साहब की तरफ जी, अमीर अब्बास, हाँ आपकी इजाजत से मैं कामरान साहब की तरफ जाती हूँ, ठीक है कामरान साहब, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। कामरान साहब, आपने अमीर अब्बास को भी सुना, कोई बात अगर आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये जो पीडीएम है, क्या अब सब लोग ये सोच रहे हैं कामरान साहब, क्या पीपल्स पार्टी के बगैर ये तहरीक चलाने में कामयाब हो सकती है, या फिर इस बार हम कह लें कि मौलाना साहब ने अच्छी तरह से सोच ली है कि जी जो पीडीएम इत्तेहाद है उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और क्या यही वजह है कि कराची में जलसा इसलिए रखा गया? नहीं, उसमें ऐसा है कि ये जो पार्टियां जो है वो मुख्तलिफ नज़रियात की जब पार्टियां होती हैं या पार्टियों के अपने अलग अलग मफादात होते हैं, ये हमने ये एक्सपीरियंस किया है इसमें कि फिर वो आपको आपके जो अपना जो किसी एक मखसूस पार्टी का नैरेटिव होता है उसको नहीं चलने देती। आप देखिए हमारे आज़ादी मार्च जो है ना वो इससे बेहतर थे, हालांकि उसमें पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, उसमें कोई और भी बाकी दीगर ख़ास पार्टियाँ नहीं थी, मासवाए हम जिसको आप छोटी पार्टियाँ उर्फ़ आम में कहते हैं। उसके अलावा नून ने भी कोई ऐसे पार्टिसिपेट नहीं किया है, मगर वो इससे ज़्यादा बेहतर था, उससे ज़्यादा इफेक्टिव था। उसमें हम किसी नतीजे तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए, ये अलग कहानी भी है और अलग इसका जो है ना जवाब भी है। मगर इस तरह की पार्टियों के साथ चलना जिनके अपने अपने नज़रियात हैं, जिनके अपने अपने मफादात हैं, किसी ने सिंध की गवर्नमेंट बचानी है, किसी ने अपने कोई और मामलात बचाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है ना वो फिर आप अल्टीमेट जो है ना उस तक नहीं ले जा सकते। फिर उसमें जो है ना वो स्टिक और कैरेट वाली बात भी आ जाती है, कहीं से जो है ना लालच भी दिया जाता है, कहीं से डराया भी जाता है नैब के ज़रिए या किसी और तरीके से। तो ये मामला जो है ना वो फिर मैच्योर नहीं हो पाते। हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरी पार्टियों की अपनी मजबूरियाँ भी कहीं होती हैं, उन्होंने अपना वोट बैंक भी बचाना होता है, उनके मफादात भी, ज़ाहिर है पार्टियों के मफादात होते हैं, तो बड़ी पार्टियों जिनको आप बड़ी पार्टियां कहते हैं उनके मफादात भी बड़े होते हैं या उनके मसाइल भी बड़े होते हैं। तो ये सारे जो है ना फिर कहीं ना कहीं पे जो है ना वो बातें ये तकलीफदेह बन जाती हैं, बाज़ औक़ात हम कह भी नहीं सकते कि ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अमीर अब्बास आपकी तरफ आ रही हूँ। ये अभी जो पीपल्स पार्टी है, इस बार आपको क्या लगता है कि पीडीएम का हिस्सा बनेगी, और आपको क्या लगता है कि क्योंकि मरकज़ और पंजाब में अगर हम बात करें अमीर अब्बास, तो इन उस तब्दीली पर पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग को आला ओहदों की पेशकश और बिलावल का दोबारा जो पीडीएम को बुज़दार साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा, इससे तो यही लग रहा है ना कि जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अब शायद बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, या फिर से आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को बर्फ पिघल रही है। देखें पीपल्स पार्टी को जरा अब आप ऑब्जर्व करें, आपको याद है कि आखिरी गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी की कब हुई थी? आखिरी गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी की आज से 1.5 साल, पौने 2 साल पहले हुई थी खुर्शीद शाह की सूरत में। जिस पार्टी का पिछले 1.5 पौने 2 साल से कोई बंदा गिरफ्तार ही नहीं हुआ, उसकी मतमारी हुई है, वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आएगी, उसको रिलीफ मिल गया ना। जी हाँ। आपको याद है कि जरदारी साहब की और फरियाल बीबी की पेशियां अब कब हुई हैं आखिरी? वो अदालतों तो में जाना, वो नैब में जाना। नहीं, मुझे बताएं, ये जो फिर आप रिलीफ वाली बात करें, रिलीफ और एनआरओ फिर एक ही बात हो गई ना? तो ये हुकूमत एनआरओ देती है किसी को? सारी बात है, उसको रिलीफ कह लें, आप एनआरओ कह लें, वो एक ही बात है। आप देखें ना कि इस मुल्क में जितना बड़ा इमरान खान साहब की हुकूमत ने 25 साल तक, इमरान खान साहब ने 25 साल तक सुबह शाम हमें एक ही यखनी पिलाई कि जी आसिफ जरदारी सबसे बड़ा चोर डाकू है। आसिफ जरदारी वो $60 मिलियन लूट के चला गया। आसिफ जरदारी ऑगस्टा स्कैंडल के अंदर, आसिफ जरदारी सरे महल के अंदर, आसिफ जरदारी स्विस अकाउंट्स के अंदर, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। किधर है वो ऐसी की तैसी भाई? किधर है वो आसिफ जरदारी के खिलाफ जो आपने जो कुछ करना था? मैं देखे ना, कोई आपको, आप जरा स्नैपशॉट लेके मुझे बताए ना कि वो जरदारी साहब की कोई पेशी याद है आपको? वो फरियाल बीबी की पेशियां, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग फिशी। ये जो सामने जो कुछ नजर आ रहा है स्टेज पर, वो पर्दे के पीछे कुछ है ना। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अब इनके साथ नहीं चलेगी। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो ये फरमा चुके हैं कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, इवन मौलाना भी कह चुके हैं, तब तक इनकी कोई जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। शायद खाकान अब्बासी साहब ये समझते हैं, जो उन्होंने ये बात मुझे खुद बताई कि बिलावल के अंदर बहुत रौनत आ चुकी है। उन्होंने कुछ सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल किए। अच्छा। एक प्राइवेटली मैं उनको कोट नहीं करता, बट ठीक है, वो आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते। ठीक है। मुस्लिम लीग नून के ज़हन में इस वक्त बिलावल साहब की परसेप्शन जो है वो खराब हो चुकी है, वो बहुत अच्छी परसेप्शन अब नहीं रही। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक हद से ज्यादा आगे साथ चल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, वो भी ये फिर मतलब जारी बात है, वो कहते हैं हम माफी किस बात पे मांगे, तो फिर वाकई बर्फ कैसे पिघलेगी, क्या होगा फिर अमीर? अब गुजर गया ना, गंजी आएगी क्या, निछोड़ेगी क्या? हाँ। 3 साल गुजर गए, 2 साल बाकी है, तो 2 साल में अब क्या करना है भाई? और अब आगे आपको पता है आखिरी साल में तो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं आखिरी साल में। तो इन सब ने ये पीडीएम वीडियम पता नहीं रहती या नहीं रहती, लेकिन हर पार्टी जो है वो आखिरी साल में अपने जलसे शुरू कर देगी, वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर देगी 2023 के लिए। ठीक है, ठीक है। कामरान साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब ये पंजाब में जो नून लीग के पास देखा जाए तो बड़े अच्छे नंबर्स हैं, और तहरीक इंसाफ पहले ही अंदरूनी इख्तलाफात और कह लें कि टूट फूट का शिकार है। क्या पीडीएम अपने घोड़े दौड़ाकर पंजाब हुकूमत नहीं गिरा सकती, या आप समझते हैं कि सिर्फ जलसे करने से हुकूमत गिर जाएगी? देखिए, उसकी कास्ट क्या होगी, 6, 7, 8 का फर्क है ना, और वो 6, 7, 8 मिल भी सकते हैं अगर, मगर वो जिनके पास वो 6, 7, 8 हैं, अगर वो वहाँ से छोड़ के आते हैं तो वो इस तरफ आते हैं तो वो उससे ज़्यादा मांगेंगे। पब्लिक को क्या मिलेगा? आप उसको गवर्नमेंट को गिरा के और अपनी गवर्नमेंट भी बना लेंगे, मगर अल्टीमेटली आप लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? और फिर उस सूरत में जब फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो आपकी मुखालिफ होगी तो पब्लिक को तो कुछ भी नहीं मिला। आप जो है ना आखिरी साल में आप खुद कह रही हैं कि अब 1 साल समझ लीजिए कि उससे अगला साल तो इलेक्शन का है, तो इस आखिरी साल में लोगों को भी कुछ ना दे पाएँ और बदनामी भी मोल लें और महाजराई की कैफियत भी जो है ना वो उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की रहेगी, और उसमें पता नहीं क्या बनता है। और फिर अल्टीमेटली जो है ना इसमें लूज़र जो है वो बड़ी पार्टियां होंगी, और जो छोड़ के आएंगे, जो 7-8 लोग आएंगे, वो जो है ना वो गेन करेंगे सारा कुछ। उन्होंने जो पहले भी बाकी 3 साल भी उन्होंने गेन कर जो ले सकते थे ले लिया वहाँ से, और इधर से अब बाकी रिमेनिंग 2 साल यहाँ से ले लेंगे या उससे ज़्यादा मांगेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अब पंजाब गवर्नमेंट जो है ना या बाकी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से जो है टॉपल करके वारे में नहीं है। यहाँ पे 4 लोग 5 लोगों की को इधर से उधर ला के, मगर वो जो 4-5 लोग लाएंगे उसकी कास्ट जो है वो उससे ज़्यादा मांगेंगे जो वहाँ वो वसूल कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ बाकी साल 2 साल में नहीं दे पाएंगे। तो ये मसाइल हैं, इसको आप इतना आसान नहीं है कि इसको गिरा देंगे। ये बिलावल साहब की जो तजवीज़ आती है या पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ आती है कि जी आ जाइए वहाँ वो फलाना वज़ीर आज़म और वहाँ पे हमज़ा इधर और फलाना उधर, तो ये मुमकिनात में नहीं है। ये सिर्फ वो जो है ना वो उसको डिफ्यूज़ करते हैं जो सूरत हाल। जब पीडीएम फिर इकट्ठी होने लगती है, जब फिर चलने लगती है, तो उसको फिर जो है ना वो एक दूसरी जो है ना इशू के पीछे लगा देते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं, अव्वल तो मुमकिन नहीं है, और अगर मुमकिन है तो फिर उसमें पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है तो आपने साल 6 महीने के बाद जब इलेक्शन में जाना है तो फिर आपको सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अमीर अब्बास, मेरे ख्याल से मेरे पास 3 मिनट है, 2.5 से 3 मिनट है, तो आपका लास्ट कमेंट भी हो जाएगा। दूसरा ये कि ये अब आपको हुकूमत के जितने भी लोगों से आप बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम में, या वैसे आपकी जब मुलाकात होती है, आप रहते भी इस्लामाबाद में तो आपसे ज़्यादा लोगों की 1-on-1 मुलाकातें होती रहती होंगी, तो आपको क्या लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कितने वो घबराए हुए हैं, या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, या वो बड़ा अब हल्का ले रहे हैं कि पीडीएम क्या है, पहले भी आई थी इतने ज़ोरों शोर से, क्या हो गया, आर या पार, आज जा रही हुकूमत कल गिर रही है, ये दावे ही होंगे? आपको कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं हुकूमत के लोग? देखिए, जहां तक पीडीएम से हुकूमत के खतरे की बात है तो हुकूमत कॉन्फिडेंट है। जहां तक कारकर्दगी से खतरे की बात है तो कॉन्फिडेंट ही नजर आती है, बिल्कुल। हाँ, जहां तक कारकर्दगी से खतरे की बात है तो उसमें हुकूमत के बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। पीडीएम की वजह यह है कि देखिए पीडीएम अच्छा, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये किस, ये जरा डिटेल में जरा बता दीजिएगा कि नाज़रीन को जरा बता दीजिएगा कि जो कारकर्दगी के हवाले से अंदर के लोग परेशान हैं वो ज्यादातर किस चीज के लिए परेशान है? जी मैं आपको बता दूं, देखिए वो जो था ना पीडीएम का अब की मार, पिछले 3 साल से इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने के बावजूद अगर आप अपने हरीफ को ना गिरा सकें और आपका हरीफ कायम और दायम हो, बल्कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को कम या ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस तो आप बढ़ा देंगे और आपकी तो ठुस हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई ये देखें बड़े उठे थे और ये कुछ नहीं कर सके, और यही तासुर इस वक्त हुकूमत के अंदर है कि ये हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सके। अब ये कल भी मौलाना कह रहे थे कि जी जो इनको लाने वाले हैं वही इनको बचाने वाले हैं, तो भाई फिर आप खत्म कर दें, डिसॉल्व कर दें पीडीएम, कि ना आप लाने वालों को लाने से रोक सके ना आप बचाने वालों को बचाने से रोक सके। तो फिर आप ये पीडीएम किस मकसद की दवा है? आपका मकसद क्या है पीडीएम का? फिर सिर्फ शोर शराबा, एक धूल उड़ाना, एक फॉगी पिक्चर, इसका ये मकसद था क्या सिर्फ? नहीं,
ये मकसद था, तो पर ये कोई पॉजिटिव काम नहीं है सियासत के अंदर। दूसरा है हुकूमत की कारकर्दगी, ठीक है, उस पे कुछ लोग जरूर ये पसे पर्दा दर पर्दा बात करते हैं कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हुकूमत को एक बूस्टर मिल गया है, वो बूस्टर मिला है आजाद कश्मीर में जीत से और सियालकोट में जीत से। उससे पहले हुकूमत का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था वो डाउन था, लेकिन ये जो बूस्टर है ना, इसने हुकूमत को आप समझ लें अगले 3-4 महीनों के लिए एक टीका लगा दिया है ताकत का। हम इमरान खान साहब जो है वो डॉक्टर साहबा किस्मत के बहुत धनी है, काम तो उनसे नहीं हो पा रहा जैसे उनको करना था या जो वो कहते थे, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है, लेकिन वो किस्मत के धनी है। वो इस तरह से कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी जा रही होती है, लोग मायूस हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही होती है, लोगों में हुकूमत के खिलाफ नफरत का पारा चढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक 4-5 महीने के बाद वो एक ऐसा काम कर गुजरते हैं कि जिससे वो अपने लिए 3-4 महीने की मोहलत खींच लेते हैं। अब ये आप उनकी किस्मत कह सकते हैं, ये आप हालात का कोइंसिडेंस कह सकते हैं, जो भी है, जैसे अभी उनको अच्छा, ये समीर बस इसको नीयत भी तो कह सकते हैं कि देखिए खान साहब की नीयत के हवाले से जब भी बात की जाती है, नीयत उनकी अच्छी ही है। अब जाहिर बात है इर्द गिर्द जो लोग हैं उन लोगों से बहुत से लोगों को इख्तिलाफात भी हैं, आप सब मतलब समझते हैं कि इमरान खान साहब की नीयत के हवाले से कोई बात गलत नहीं करते, पाकिस्तान को लेके उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, जो उनकी नीयत है वो बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि नीयत की वजह से वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए, मैं उनकी नीयत को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता था अगर ये 6 माह का वक्त गुजरा होता, मैं दे सकता था अगर 1 साल का वक्त गुजरा होता, 1.5 साल गुजरे होते, 2 साल, अब 3 साल, क्योंकि अब तो परफॉर्मेंस चाहिए, सिर्फ नीयत नहीं चाहिए। हाँ, नीयत को हम कब तक चाटते रहेंगे? हम नीयत को जो है वो जामे जमनुमा में बस देखते रहे कि नीयत डूब रही है, नीयत का नशा चढ़ रहा है, नीयत का सरूर नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। अब तो काम चाहिए था ना, तो नीयत का शक का फायदा नीयत पर। बस खान साहब को अपनी नीयत के साथ वालों की नीयत को भी देखना चाहिए ना, कि साथ वाले जो काम कर रहे हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो साथ वाले जो उनके इर्द जितने भी लोग हैं, जिन पे ज्यादातर लोगों को, बहुत से लोगों को इतराजात भी हैं, उनकी नीयत के हवाले से भी खान साहब को जरा मेरे ख्याल से कॉन्शियस होना चाहिए, सोचना चाहिए। लास्ट कमेंट सिर्फ 20 सेकंड है जी। उनके देखिए ना, 18 अगस्त को उनके 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज से ठीक 5-6 दिन के बाद, और आप देख रहे हैं उनके बड़े बड़े दावे, उन्होंने स्टेटस को कुचलना था, वो नहीं कुचल सके, उन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लानी थी, वो नहीं ला सके, उन्होंने हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लानी थी, वो सिर्फ एक हेल्थ कार्ड ला सके, जिसको मैं रिफॉर्म नहीं मांगता, एक अच्छा मंसूबा जरूर है लेकिन वो रिफॉर्म नहीं। सिस्टम में तो कोई रिफॉर्म नहीं है ना, आपने किसी को चेक दे दिया कि ये चेक है, जाके कैश करवा के अपना इलाज करवा लो प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये रिफॉर्म तो नहीं है ना। एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने थे, पिछले 3 साल से लगे हुए। ठीक है अमीर अब्बास, मुझे क्लोजिंग का काज है, वक्त की कमी है। अमीर अब्बास साहब आपका भी, बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।